सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, इस वक्त 2023 के इलेक्शन के ऊपर मामला है कि क्या ये इलेक्शन मशीनी होगा या फिर ये कागजी होगा। मशीनी से मुराद EVM की वो मशीन है जिसके ज़रिए तमाम लोग अपने बायोमेट्रिक के ज़रिए वोट डाल सकते हैं। हुकूमत इस बात पर बज़िद है कि बार बार इलेक्शन पर जो एतराज़ात उठते हैं उनका हल इलेक्शन कमीशन के पास ये होना चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए वोट डाला जाए, जिसका जो वोट होगा वो रिज़ल्ट जल्द अज जल्द सामने आया जाए। उसके लिए बार बार मिसालें भी दी जा रही हैं मुख्तलिफ ममालिक की, लेकिन अपोजिशन इस EVM को बार बार मुस्तरद कर रही है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कबाहत। इलेक्शन कमीशन खुद बहुत ज़्यादा सिफारिशात दे चुका है इसके बारे में कि इसमें बहुत कबाहतें हैं, बहुत मसाइल हैं, बहुत मुश्किलात हैं कि ये फौरी तौर पर अगले इलेक्शन तक नहीं हो सकते। उसके बहुत सारी वजूहात बताई जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि इसका सॉफ्टवेयर आसानी से तब्दील किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि यकीनी बनाना तकरीबन नामुमकिन है कि हर मशीन ईमानदारी से काम कर सके। इलेक्शन कमीशन की जानिब से यह भी कहा गया कि बड़े पैमाने पर EVM की खरीदारी करना और तैनाती और ऑपरेटर्स की तादाद को ट्रेनिंग देने के लिए वक्त इस वक्त कम है, क्योंकि 2023 के इलेक्शन के लिए ये कम वक्त होगा वहाँ तक पहुँचना। फिर उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ट्रांसपोर्टेशन का, सिक्योरिटी का मामला, सलाहियत का फुकदान, ये तमाम तर मामलात हैं जिसकी वजह से मसाइल हो सकते हैं। फिर ये भी साथ में कहा गया कि डाटा इंटीग्रेशन और कन्फिग्रेशन के लिए भी मसाइल पैदा हो सकते हैं और एक ही दिन में जो आइन के तहत इलेक्शन करवाना है वो भी मुमकिन नहीं है कि EVM के जरिए इलेक्शन हो जाए। हुकूमत कहती है कि बगैर उसके दो दिन तक रिजल्ट जो है वो 48 घंटे से लेकर 72 घंटों तक भी रिजल्ट नहीं आते। ये रिजल्ट चंद घंटों के अंदर हर एक को मालूम हो जाएगा कि किसके कितने वोट है, कौन कहां पर कामयाब हुआ है। इस सारे अमल के अंदर एक जो चीज़ पोर्ट्रे हो रही है पिछले तकरीबन एक माह से, वो ये ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन ये कह रही कि इलेक्शन को चोरी करने की हुकूमत कोशिश कर रही है कि EVM के जरिए वो डाटा चोरी कर लिया जाएगा, हैक कर लिया जाएगा, उसके बाद जो है वो रिजल्ट अपनी मर्जी के बनाए जा सकते हैं। तो पर्चियों से EVM का सफ़र जो है वो खासा मुश्किल इस वक्त पाकिस्तान में नज़र आ रहा है। हमारे साथ अपोजिशन और हुकूमत के नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हमें इलेक्शन कमीशन के जो फॉर्मर एडिशनल सेक्रेटरी हैं वो भी ज्वाइन कर चुके हैं, अफजल खान साहब, उनसे भी जानेंगे। और उस्मान सईद बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान मुस्लिम नून से राना अरशद साहब हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं दोनों जमातों के मौक़िफ़ लें, फिर उसका एनालिसिस करते हैं कि इलेक्शन में ये क्या पॉसिबिलिटी है, नहीं है। इलेक्शन चोरी करना चाहते हैं उस्मान सईद बसरा साहब, आप इसलिए EVM की मुखालिफत अपोजिशन कर रही है। अपोजिशन तो चलो मुखालिफत कर रही है, इस वक्त इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि ये मुमकिन नहीं है और जितनी चीज़ें वो बनाई गई हैं वो टेक्निकली और बाकी जो उसके सपोर्टिव है वो मुश्किल है, 2 साल के अंदर वो नहीं हो सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर भाई, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, आज जिस दौर के अंदर मैं और आप जी रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी का दौर है, दुनिया सारी की सारी टेक्नोलॉजी पे चली गई है। मैं आपसे अपने टेलीफोन के जरिए तस्वीरी राब्ते के अंदर हूँ, लेकिन इधर इलेक्शन कमीशन हो या हमारी अपोजिशन की जमातें हो, हमें एक सोच का सामना है इस 21वीं सदी के टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर, और वो सोच है एल्फी स्कूल ऑफ थॉट की। एल्फी स्कूल ऑफ थॉट के अंदर ये है कि हमारी सोच की तरक्की पसंद जो एक जहत है, इसके ऊपर एल्फी डाल दी जाए और ये वहीं के वहीं रुक जाए। आज जब मैं और आप ये बात कर रहे हैं तो एल्फी स्कूल ऑफ थॉट ये कह रहा है कि दुनिया जो है वो मुरीख पे चली गई है, दुनिया जो है वो कागजात से निकलकर वोटिंग के ऊपर आ गई है, सारी दुनिया में बैंकिंग आ गई है, दुनिया के अरब डॉलर की ट्रांजैक्शन बैंकिंग कर रही है, टेलीफोन के जरिए हो रही है, टेक्नोलॉजी कर रही है। लेकिन एल्फी सोच हमें ये कह रही है, एल्फी स्कूल ऑफ थॉट ये कह रही है, जो कि बेनिफिशरी है इस सारे फ्रॉडुलेंट इलेक्शन की और पाकिस्तान के अंदर धांधली ज़्यादा जितने भी एक प्रैक्टिस हैं उसकी, ये कह रहे हैं कि नहीं 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 जी, अगर आपने गाड़ी खरीद ली तो गाड़ी का टायर आज खुल सकता है, गाड़ी का टायर भी फट सकता है, गाड़ी के अंदर मौजूद 40 से 50 लीटर पेट्रोल जो कि बड़ा हाईली फ्लेमेबल है उसको आग लग सकती है और खुदा न खासा लोग मर सकते हैं। हमें एल्फी स्कूल ऑफ थॉट ये कह रही है कि क्योंकि गाड़ी एक बड़ा खतरनाक चीज है, इसके आगे इंजन में आग जल रही है, पीछे पेट्रोल है, दरमियान में इंसान बैठे हुए हैं,
आग लगी तो मारे जाएंगे। लिहाजा एल्फी स्कूल ऑफ थॉट आपको और मुझे रेफर करने की कोशिश कर रही है कि आप दोबारा ऊंट पे और हाथी की सवारी पे चले जाएं। लेकिन हमारा सवाल यह है, ऊंट तो बदक भी सकता है, भाग भी सकता है, घोड़ा दुलत्ती भी मार सकता है, तो मतलब यह है कि आप पैदल चले जाएं। देखिए मसला क्या है, जब मैं और आप ये बात कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन के अफसर खान साहब भी आपके पास आके बैठ गए हैं, मैं ये कहता हूं कि आज 74 सालों के अंदर ये इलेक्शन जो हमें अपना एल्फीनामा थमा रहा है एक लंबा सा, इस इलेक्शन कमीशन ने बैडली फेल हुआ है। एक भी अनकंट्रोवर्शियल नॉन कंट्रोवर्शियल इलेक्शन रिजल्ट देने में बुरी तरह नाकाम हुआ है। और वो प्रैक्टिस है पर्ची के रिजल्ट की, वो पर्ची जिसके मुताल्लिक एक पूरे ये हमें याददाश्त एल्फीनामा पेश किया है इलेक्शन कमीशन ने। यहाँ पे जब ये आप ट्रांसपोर्टेशन करते हैं अपनी मोहरों की, क्या वो चोरी नहीं होती रही हैं? क्या वो मोहरें नहीं बनती रही हैं? क्या आपके इलेक्शन की पर्चियां वहां से चोरी नहीं हो सकती? क्या वो चोरी नहीं होती रही हैं? क्या आपका फॉर्म 45 जिसको आप जब पहले फॉर्म 14 था, क्या वो एक बोगस नहीं बनता? यानी पूरे दिन का इलेक्शन की मैकेनिज्म एक तरफ है और रात को एक फॉर्म 45 जो है वो जाली बना के भेज दें, वो एक तरफ है। मसला असल में ये है कि पाकिस्तान अब किसी सूरत मुतहम्मल नहीं हो सकता एक बोगस और फ्रॉडुलेंट इलेक्शन का। कल एक टेलीविजन के ऊपर फैफन के नुमाइंदे जो पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के ऊपर एक निजी इदारा है जी। उन्होंने कहा टेलीविजन के ऊपर कि ये आपकी जो इलेक्शन की ईवीएम की मशीन जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट आपको डेमो दे रही है, ये भारत के अंदर काम कर रही इलेक्शन मशीनों से लाख दर्जे बेहतर है। नंबर 1। अब मसला ये है, जब मशीन बेहतर है, जब हम आपके तमाम एतराज़ात सुन के एड्रेस करने को तैयार हैं, जो मादी वसाइल है मशीन के खरीदारी करने में वो हुकूमत देने को तैयार है, हम ट्रेनिंग के लिए एक वॉर फुटिंग के ऊपर इंतजाम करने को तैयार हैं, तो मसला क्या है? मसला ये है कि एल्फी स्कूल ऑफ थॉट इसका बेनिफिशियरी है। सही। मैं आपको बताऊं, जिम्मेदारी से बता रहा हूं, एक लाइन ये बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बात को रिकॉर्ड कर ले, मैं इसको फेस करने को तैयार हूं। पंजाब के अंदर तमाम हल्के नेशनल असेंबली के, प्रोविंशियल असेंबली के और नीचे जब आप वार्ड के ऊपर चले जाते हैं, मुस्लिम लीग नून ने यहाँ पे हर हल्के में 26 से 30 हजार बोगस वोट जो बच चुके हैं वो तैयार किया हुआ है। ईवीएम मशीन इनकी एल्फी थॉट्स ऑफ स्कूल को डिस्ट्रॉय करेगी। जब जिंदा लोग वोट डालेंगे फिर पता चलेगा कि असल में इलेक्शन हुआ है। ये मुर्दों के सारे इलेक्शन लड़ने वाली मुर्दा पार्टियां, ये जान लें, हम जो भी हमें वसाइल इस्तेमाल करने पड़े। सही, चलेंगे। ये भी एक लंबी बहस है कि ये कैसे लिस्टें बन जाती है, इसमें भी इलेक्शन कमीशन भारत वो थे। हम बात करें ईवीएम मशीन के हवाले से अपोजिशन का मौक़िफ़ हम बात करेंगे। राना अरशद साहब, हुकूमत कहती है कि ख़रीदारी भी हो सकती है, ये इलेक्शन को महफूज बनाना, क्योंकि हमेशा पाकिस्तान में हर आने वाला जो इलेक्शन हुआ है माजी में वो मुतनाज़ रहा है। कभी किसी का एतराज़ है, कभी किसी का, जीतने वाले भी एतराज़ करते रहे, हारने वाले भी एतराज़ करते रहे। उन्हें एतराज़ात को दूर करना और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करना वो चाहती है हुकूमत, तो फिर आप मुखालिफत क्यों कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर इकबाल साहब, मैं आपका मशकूर हूँ और मैं समझता हूँ कि बसरा साहब बड़ी फ़हम व फ़रासत रखते हैं और वो सीनियर लायर्स भी हैं। लेकिन इशू ये है कि मैं या बसरा साहब या हम क्यों भूल जाते हैं कि इलेक्शन कमीशन को कंडक्ट करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आईनी जिम्मेदारी है। और जब एक स्टेक होल्डर, मेन स्टेक होल्डर जो है जी, आप ये देखें कि इलेक्शन कमीशन के पास एक अथॉरिटी है, वो किसी सिटिंग मेंबर को डीसीट कर सकते हैं। जैसे अयाज सादिक साहब स्पीकर नेशनल असेंबली थे, लेकिन जब उनके खिलाफ फैसला आता है तो फिर वो इलेक्शन में आते हैं। लेकिन यहाँ इस हुकूमत का अनोखा अंदाज हुकूमत है, अगर डिप्टी स्पीकर जो है वो उनको इलेक्शन कमीशन डीसीट करता है तो वो स्टे पे आ जाते हैं। सही। और उसमें 60 या 62 हजार वोटों का की वेरिफिकेशन नहीं होती। हम ये कहते हैं, आज भी गुजरांवाला डिवीजन की मीटिंग हमारी हो रही है इस्लामाबाद में, और जिसको हमारे कायद मियाँ नवाशी साहब, मियाँ शबाशी साहब, मरियम बीबी, हमजा शबाज, राना सनाउल्लाह साहब और पूरे डिवीजन के पार्लियामेंटेरियन, MNA, MPA,
डिस्ट्रिक्ट के सदर सेक्रेटरी, राणा साहब ठीक है सर, मेरा सवाल कुछ और है सर। मैं राणा साहब, मेरा तो सवाल सादा है जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। हम इनके 25 जुलाई 2018 का आरटीएस सिस्टम की अवधि नींद का आज तक रिजल्ट ना आना, और फिर इस हुकूमत की घबराहट, ये ईवीएम को क्यों लॉन्च करना चाहते हैं, ये तरीका हमें काबिल कबूल नहीं। और ना ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये ऑन बोर्ड लेते हैं और फिर अदारे की तज़हीक करते हैं। फिर राजा सिकंदर अगर इमरान खान को बतौर चेयरमैन पार्टी के इंटरनल इलेक्शन के लिए 1 साल का वक्त दे दे तो राजा सिकंदर बहुत अच्छे हैं। अगर वो फॉर्म फंडिंग केस को स्पीड अप नहीं करते, वो बहुत अच्छे हैं। राणा साहब, मैं सवाल सर कुछ मैं चाह रहा था सवाल कुछ और, क्योंकि आप खुद अवामी नुमाइंदे रहे आप इलेक्शन। मेरा सवाल सर सादा ये था कि मुखालिफत क्यों है, टेक्निकल बुनियादों पे हम कुछ बात करें, क्योंकि हमने अफजल खान साहब को बुलाया। चलिए मैं अफजल खान साहब का इनपुट लेता हूँ, फिर राणा साहब दोबारा राणा साहब मैं आप पर आता हूँ। मैं राणा साहब मैं आप पर आता हूँ। मैं अफजल खान साहब, हम समझते हैं अफजल खान साहब, मैं राणा साहब आपकी जानिब आता हूँ, दोबारा मैं आता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि हम उसको कैटेगराइज करें। इलेक्शन कमीशन ने अपने एतराज़ात दिए, वो इलेक्शन कमीशन के मामला को उसको हुकूमत जवाब दे। अपोजिशन क्या चाह रही है उस पर हम ये चाह रहे थे कि आप अपना मौक़िफ़ दें। मैं राणा साहब मैं आता हूँ आप जानिब। अफजल साहब, क्या ये पॉसिबिलिटी, जो इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ात वो आपने तमाम देखे हैं, वो 72 एतराज़ात हैं, वो बड़ी तफसील उसके है, उसमें तकनीकी बुनियादों पर आपको लगता है कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है, इलेक्शन कमीशन सही कह रहा है, या फिर ये इलेक्शन कमीशन गलत कह रहा है कि ये तमाम तर चीज़ें हो सकती हैं? क्योंकि आप खुद सेक्रेटरी तौर काम करते रहे हैं सर, ये इलेक्शन कमीशन का जो मौक़िफ़ है वो कहाँ तक गलत और कहाँ तक सही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर इकबाल, एक तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं ना हुकूमत का आदमी हूँ, ओहदेदार हूँ, ना अपोजिशन का मेंबर या ओहदेदार हूँ। मैं एक टेक्निकल एक्सपर्ट हूँ और अपनी एक्सपर्टीज़ के मुताबिक ईमान से सही बात करूँगा। किसी को उससे नफ़ा हो, किसी को उससे नुकसान हो, उससे बाहर बात यह है कि एक चीज़ आप याद रखें कि ये काम मेरे इदारे इलेक्शन कमीशन का है कि वो इदारे में शफाफ, फ्री, फेयर एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ इलेक्शन कराए और उसमें करप्ट प्रैक्टिसेस के गार्ड अगेंस्ट करे। ये उसकी वो ड्यूटीज़ हैं जो उसने आइन में उसको तफवीज़ की गई हैं। उसके बाद जब चूँकि पाकिस्तान में बार बार ये जो इलेक्शन सिस्टम है, ये इलेक्शन सिस्टम अब लंदन में भी है, लेकिन वहाँ लोग ईमानदार हैं, वहाँ पे लोग उसको ख़रीदते नहीं हैं, उसको चोरी नहीं करते और रिगिंग नहीं होती, तो वहाँ ये पेपर सिस्टम है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि इस वक्त दुनिया की 90% डेमोक्रेटिक कंट्री में ईवीएम से काम लिया जा रहा है। एक और चीज़ बता दूं मैं आपको कि ये ईवीएम के पायलट प्रोजेक्ट आज से 10 साल पहले हो चुके थे 2011 और उसमें हमने ये जो हम रिकमेंडेशंस थी, आपको याद होगा, नहीं तो आप नेशनल असेंबली से रब्ता कर लें, सेनेट से रब्ता कर लें, वहाँ पे एक स्पेशल कमेटी इलेक्शन रिफॉर्म से बनी थी जिसमें तमाम पार्टियों के सेनेटर्स भी थे, एमएनए भी थे। सुगरा इमाम एक कमेटी थी के नाम से, ये फ़ख्र इमाम साहब की साहबजादी, और उन्होंने इसके ऊपर बहुत काम किया था। और बेसिकली इसका जो फ्लैग बियरर था ईवीएम का, वो तो हम थे, इलेक्शन कमीशन था। फिर इलेक्शन कमीशन ने इसका प्रोटोटाइप बनवाया और वो प्रोटोटाइप जो हमने बनाया उसमें से उसकी नुमाइश कराई, इनको सब ने देखा। उस वक़्त मैं हकीकतन पीपल्स पार्टी को मैं दाद देता हूँ, उन लोगों ने हमारी बहुत इनकरेजमेंट की। और आखिरी जो मीटिंग हमारी हुई थी उसमें खुर्शीद शाह साहब तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने कहा कि ये मशीन तो ठीक है, इसके साथ साथ लेकिन बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी हो ताकि कोई गलत आदमी किसी तौर पे भी वोट ना डाल सके। तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन तो आपको पता है कि आप जिससे सिम भी लेते हैं या पैसे भी आप ट्रांसफ़र करते हैं, इजी लोड करते हैं, तो वो हर जगह पे है, वो कोई मुश्किल बात नहीं है। बात यह है कि हमने UNDP के साथ, हमने इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम के साथ इसके ऊपर सालों साल काम किया। एक हमारा 5 ईयर का साइकिल था, जैसे 5 साल मंसूबा होता है, वो जाके आप देख लें, उसमें ये तमाम चीज़ें शामिल थीं। मैं हैरान ये हूँ कि जब 2013 का इलेक्शन होता है और पीपल्स पार्टी के बाद PMLN इक़्तिदार में आती है,
उसके बाद आज मैं देख रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ईवीएम की मुखालफत कर रहा है। बात यह है कि मैं तो ये कहता हूं कि एक जेआईटी हो और वो जेआईटी ये तमाम रिकॉर्ड देख ले कि जो चीज़ अप्रूव्ड है, और वो लोग जो पहले वाले हकीकतन मौजूदा से हमेशा बेहतर होते हैं, उन लोगों ने जो जिस चीज़ को अप्रूवल दे दी थी, हमारे पास अब हमने हुकूमत को ये दे दिया था और हुकूमत ने उसके लिए बजट एलोकेट करना था। आज हुकूमत तैयार है, बजट भी दे रही है और तैयार भी है, लेकिन सर अब इलेक्शन कमीशन ये खुद कहता है ना कि वक्त कम है और टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने की सूरत में आइन के मुताबिक आज़ादाना, मुनसिफाना और काबिल एतमाद शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकता है, वक्त कम है। 100% गलत है। बात यह है कि पायलट प्रोजेक्ट का क्या मतलब है? हमने लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पे इलेक्शन हो रहे थे, तो उसमें जो पेपर के साथ साथ हमने मशीनें भी रखी थी, उसका रिकॉर्ड होगा। अगर इलेक्शन कमीशन में नहीं होगा तो यूएनडीपी में होगा, आईफेस में होगा, नेशनल असेंबली में होगा, और वो हमारे इलेक्शन कमीशन। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, खातिर रहेगा उस्मान सईद बसरा साहब और राना अशरफ साहब भी हमारे साथ हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर मजीद बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं ईवीएम के हवाले से कि ईवीएम एक जानिब हुकूमत चाहती है कि हो और दूसरी जानिब मामलात नहीं होने चाहिए। उस्मान सईद बसरा साहब, एतराज़ात जो एक जानिब तो अपोजिशन के, लेकिन इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात बहरहाल वो बहुत टेक्निकल हैं। तो इलेक्शन कमीशन का काम जहाँ पर शफाफ इलेक्शन करवाना है, वो कह रहे हैं कि इससे शफाफ इलेक्शन करवाना मुमकिन नहीं होगा क्योंकि वक्त भी कम है, टेक्निकली चीज़ें हैं, तकनीकी बुनियादों पर मसाइल हैं। अच्छा, एक तो बड़ी जबरदस्त बात ये हुई है मुदस्सिर भाई आपके शो के अंदर आज, इसको प्लीज काइंडली मैं चाहूंगा कि आप जरा इसको लेके आए सामने कि अफजल खान साहब जो इलेक्शन कमीशन के ही एक बड़े अहम ओहदे पे फायज रहे हैं, वो आपके प्रोग्राम में आज जो बात कर रहे हैं, ये बात कोई असल तो बात अब इसके ऊपर होगी कि देखिए वो इलेक्शन कमीशन जो इस पायलट प्रोजेक्ट को लेके आया ईवीएम के, वो इलेक्शन कमीशन जिसने इसके पायलट प्रोजेक्ट को कंडक्ट किया, वो इलेक्शन कमीशन जिसने इसके लिए प्रोटोटाइप बनाया, वो इलेक्शन कमीशन जो इसकी सारी कानून साजी के लिए जिद्दोजहद करता रहा, और असल में ईवीएम जो एक ब्रेन चाइल्ड एंड प्रैक्टिकल चाइल्ड ऑफ द इलेक्शन कमीशन था, ये यकायक वो इलेक्शन कमीशन आज उस एक एल्फीनामा निकाल के क्यों बैठ गया? आखिर उस इलेक्शन कमीशन की सोच के ऊपर कब किसने एल्फी डाली है? ये सवाल है आज मुदस्सिर इकबाल के शो के अंदर, जो मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान के अंदर जाना चाहिए। और ये वही बात है जिसको हम यानी हुकूमत बारहा कह रही है कि इलेक्शन कमीशन का काम था फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना। आप ही ईवीएम का आइडिया लेके आए। मैं खुद जानता हूं 2011 के अंदर भी और 13 के अंदर भी कि इलेक्शन कमीशन बड़ी शद्दोमत के साथ इसकी वकालत करता था और ईवीएम मशीन के बगैर के इलेक्शन को एक मज़का खेज प्रैक्टिस बताया करता था, जिसकी गवाही अभी आपके सामने जो अफजल खान साहब जो इलेक्शन कमीशन के उस वक्त बड़े अहम ओहदे पे फाइज भी थे और आज आपके प्रोग्राम में वो इंकशाफ कर रहे हैं। तो फिर जब हम कहते हैं कि यहाँ दाल में कुछ काला है या दाल ही पूरी काली है, थिंग्स आर नॉट इन ब्लैक एंड व्हाइट, आप चीजें ग्रे एरिया के अंदर है कि आखिर वो इलेक्शन कमीशन को क्या हुआ जो कल तक उसकी वकालत करता था, आज जगह उसके खिलाफ क्यों हो गया? अब मसला ये है मुदस्सिर भाई जी, मुझे इसको हमें कंट्रोवर्सी में डालना नहीं चाहिए। सियासी जमातों को आप इसके ऊपर बुलाएंगे ना, मुझे बुलाएंगे, मैं कहूंगा ईवीएम के ऊपर इलेक्शन होना चाहिए, राना अरशद साहब को बुलाएंगे, मुस्लिम लीग नून को, मुस्लिम लीग नून के लिए तो क़यामत सही, बिल्कुल सही है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो पायलट प्रोजेक्ट है, जो आप बात राना अरशद साहब, एक तो आप बात जवाब देना चाह रहे थे, दूसरा मामला ये है कि एतराज़ात जो टेक्निकली हैं अपोजिशन के, वो सिर्फ ये हैं कि जनाब इलेक्शन कमीशन को कहा जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन का तो अपना प्रोजेक्ट था। उस दौर में आप अपोजिशन में थे और उस दौर में हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी, ख़ुद लोगों ने विजिट जाके किया था, फ़िलिपीन का वो मॉडल देखा था, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ये अप्रिशिएट किया गया था तमाम जमातों की जानिब से। तो अब एकदम से वो मुखालिफत अपोजिशन क्यों कर रही है? मुदस्सिर इकबाल साहब, इशू ये है, जब मियां नवाज साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो ये एक डिमांड थी, तो मियां नवाज साहब ने इलेक्शन रिफॉर्म्स पार्लियामेंट्री कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करवाया जी, और जिसमें पीटीए के भी 3 मेंबर थे, शफकत साहब और उनके अलावा डॉक्टर आरिफ अलवी और शीरी मुजाहिरी साहबा। और वहां पर जो रिकमेंडेशन थी
वो इलेक्शन रिफॉर्म्स के बाद पार्लियामेंट में पेश हुई और 2017 का एक्ट बन गया, उसमें तमाम चीजें शामिल हैं। लेकिन जिस जोर और शोर के साथ हुकूमत तमाम इश्यूज को पीछे रख के इस पर जोर लगा रही है, तो ये इनकी बदनीति की अक्कासी हो रही है और ये एक्सपोज हो गए हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को टारगेट करके उनकी तज़हीक की जा रही है। अगर वो इनके हक में फैसले देते हैं तो वेल डन। हमें पता है कि डस्का के इलेक्शन में जब धुंध के अंदर इन्होंने सब कुछ किया और आज तक भी उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई जो इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्शन दी। इसलिए ईवीएम पर हमें इतराज नहीं, हमें तरीकेकार पर इतराज है कि इसको पहले पार्लियामेंट में लाते और यहां ओपन डिस्कशन होती। और इस तो सर ये तो पार्लियामेंट में ही आएगा ना, ये तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी मुझे याद है ये शायद 15 सितंबर को उन्होंने बाकायदा तौर पर ये वजह कि ये वहाँ जब तक ये फैसला पार्लियामान नहीं करती है, पार्लियामान फैसला करेगी और उसके बाद ही होगा। मैं अच्छा मैं एक तकनीकी मामला है कि खान साहब हमारा यही पॉइंट है जी कि ये जिस तरह इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और जिस तरह आजम स्वाति साहब का तरीका अंदाज मौला जाट का स्टाइल है, ये कुछ जमहूरी रवायात तो नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये पार्लियामान में आना चाहिए, पार्लियामान मेरे हम समझते हैं सही कि इनका ये तरीके का हम फेयर एंड फ्री इलेक्शन चाहते हैं, यही डिमांड हमारे सही। फ्री एंड फेयर के लिए हुकूमत कहती है, ये आप कह रहे हैं कि इससे फ्री एंड फेयर नहीं होगा। मैं खान साहब का इनपुट ले लूं। राना साहब, खान साहब इसमें अब आपको लगता है कि जब इलेक्शन कमीशन ये एतराज कर देगा, पार्लियामान इसको पास कर देती है, तो खान साहब फिर क्या इलेक्शन कमीशन फिर भी एतराज कर सकता है कि हम ये नहीं कर सकते, हमारे हाथ खड़े हैं, या फिर अगर पार्लियामान पास करती है तो हर सूरत में इलेक्शन कमीशन को करना होगा? 10 साल पहले 11 साल पहले जब हमने इसकी ज़रूरत महसूस की कि हम इलेक्शन को डिजिटलाइज करते हैं, और इसमें सबसे बड़ा काम जो हमने जिसको हमने अचीव कर लिया था वो ये था कि जो इलेक्टोरल जो वो हैं वोटर्स की लिस्ट, उसमें से 36 मिलियन बोगस वोट, डबल वोट, डेड वोट्स को हमने निकाला था। और उसके बाद उस डेटा के पीछे अमेरिकन एजेंसियां और बेपनाह लोग उसके पीछे पड़े थे। ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह अचीव किया था। दूसरा जो नंबर 2 काम करना था वो ईवीएम, याद रखे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नागुज़ीर है। अल्लाह की कसम मैं किसी सियासी जमात की वजह से नहीं कह रहा, मुझे पता है कि पाकिस्तान में जहां रिगिंग होती है उस रिगिंग को रोकने के लिए 90% ये इलाज है उसका। रिगिंग होती कहां पे है? जब प्रिजाइडिंग अफसर एक दफा आपके फिगर्स को गलत लिख देता है, या रिटर्निंग अफसर, आपको याद है जरदारी साहब ने कहा था कि ये आरओ इलेक्शन है, बिल्कुल सही कहा था उन्होंने। आरओ इलेक्शन इसलिए था कि आरओज ने रिजल्ट मैनिपुलेट कर दिए, मैनूवर कर दिए, फिर बहुत से लोग 5-5 साल 10-10 साल वो तो सर अब ये तो खान साहब अब ये डिबेट है कि अब ये आरओस का इलेक्शन और आरटीएस का इलेक्शन ना हो तो फिर वो बहुत ज्यादा बात पूरी हो जाए, फिर उसके बाद आप बात करें। अगर कोई टेक्निकल बात होती है तो मैं उसका जवाब देने को तैयार हूं। मैं वल्लाह एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के सिस्टम के लिए हूं, मैं किसी पार्टी के लिए इस वक्त नहीं बात कर रहा। और जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में न्यूट्रलिटी की तरफ जाएगी तो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन दी वर्ड्स, और लोग उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। अभी जनवरी में मरियम नवाज वहां पे बाहर आके इलेक्शन कमीशन के बाहर उन्होंने मुजाहरा किया था, 2-3 हज़ार लोग थे उनके साथ। और उससे पहले आपकी पार्टी ने माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट पे भी हमला किया था। बात यह है कि मैं अपने इदारे के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसका तहफ़्फ़ुज़ वक्त की कमी हो रही। मैं चाहूंगा आपको दोबारा से बुलाया जाए, फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर बात की जाए। जैसे उस्मान साहब कह रहे थे पार्टियों को ना बुलाया जाए, टेक्निकली ये बात हो जाए तो फिर ये वाकई उस पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया बसरा साहब आपका भी, राना साहब और अफजल खान साहब आपको शुक्रिया अदा करते हैं। आगे बढ़ते हम बात करेंगे इस वक्त बड़ा एक अहम मामला न्यूजीलैंड की सीरीज़ का, और उसके बाद अगले आने वाले दौर में इंग्लैंड और फिर आगे ऑस्ट्रेलिया के नेक्स्ट ईयर में पाकिस्तान की सीरीज़ हैं। तो इस पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आपने हमें वक्त दिया। सलमान भट्ट साहब, एक तो आप बैसियत स्पोर्ट्समैन, बैसियत साबिक कप्तान, आपके लिए भी एक बड़ा दुख का लम्हा कि पाकिस्तान में बड़े एक तवील अरसे के बाद कोई गोरी टीम है वो मैच खेलने लगी, मैच से 2 घंटे पहले ये फैसला हो गया और उनका जाना है। लेकिन सर ये पाकिस्तान के हालात तो PSL में हमने देखे, उससे पहले बाकी कुछ टीमें या उसके बाद भी टीम्स आती रहीं, चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ रहीं। अब आपका क्या एनालिसिस है कि अगले आने वाले वक्त में इंग्लैंड
और ऑस्ट्रेलिया की टीम्स के लिए फैसला करना कितना मुश्किल हो सकता है? थैंक यू जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मेरा ख्याल है कि जी बड़ा रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट किया न्यूजीलैंड ने, बिकॉज अगर आपको जेन्युइनली कोई थ्रेट है तो आपको डिस्क्लोज करना चाहिए, क्योंकि आपके अलावा भी इस मुल्क में लोग एग्जिस्ट करते हैं और लार्ज नंबर्स में करते हैं। ठीक है, आप टूरिंग पार्टी हैं, आपको प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी मिली है, बट अगर कोई थ्रेट एग्जिस्ट करता है तो जब तक आप बताएंगे नहीं वो रेडिकेट कैसे होगा? और आप ये फरमा रहे हैं कि ना वो पब्लिकली बताया जाएगा ना वो प्राइवेटली बताया जाएगा, तो दिस मीन्स क्लियरली कि आपका इंटेंट मैलिफाइड है, उसमें कोई समथिंग स्पेशल इनसाइड डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो उसका इलाज कैसे होगा? तो ये बात समझ में ना आने वाली है। और बाकी पाकिस्तान में 5 साल से टीमें आई हैं, वर्ल्ड 11 आई, साउथ अफ्रीका आई, श्रीलंका आई, जिम्बाब्वे आई, वेस्ट इंडीज आई, TSL में सारी दुनिया के प्लेयर्स आते हैं, मैच ऑफिशियल्स आते हैं, सिक्योरिटी टीम्स की क्लियरेंस है, कोई ऐसी बात नहीं हुई। तो अभी भी देख लें, उसी रास्ते से गुजर के वो लोग एयरपोर्ट गए जो 40 मिनट का रास्ता था, वो 9 मिनट ग्राउंड नहीं जा सकते थे वो। तो इसमें देयर इज सम पॉलिटिकल एलिमेंट, इट इज नॉट अबाउट द थ्रेट, जो मुझे लगता है। आई थिंक इट्स अ कॉन्स्पिरेसी कि पाकिस्तान अपनी क्रिकेट पाकिस्तान में खेलेगा और कहीं और नहीं खेलेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बात की है। अच्छा, अमजद अली सैयद साहब हमारे साथ मौजूद है, चेयरमैन इंटरनेशनल प्रोफेशनल काउंसिल यूके। बहुत शुक्रिया अमजद साहब आपके वक्त का। ये अब इंग्लैंड की टीम के हवाले से भी ये कुछ चहमगोइयाँ हैं कि क्या फ़ैसला वो करते हैं, फैसला करते भी हैं नहीं करते हैं कि पाकिस्तान आने के हवाले से आपकी भी कुछ ऑफिशियल से बातचीत थी, इस मुतालिक चल रही थी। क्या वहाँ हो सकता है कि पाकिस्तान के हवाले से जो वहाँ के बोर्ड्स और आपके वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो सोचे कि पाकिस्तान जाना चाहिए टीम को या नहीं? थैंक यू वेरी मच। देखें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे लाइन दिया। मुझे जो है ना ये आपको बता देना चाहिए कि ये जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड जो सीरीज़ कैंसिल हुई है, इसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी हालात का कोई इसमें रोल नहीं है। इसमें ना तो पाकिस्तान में सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है और ना ही ये इन लोगों ने, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने इसको कंसिडर किया है। इसकी अगर आप असल वजूहात को देखें जो हमारे पास से इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई है फ्रॉम द डिफरेंट हाईली इन्फ्लुएंशियल पीपल, वो एक आपको पता है आजकल के ज़माने में पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस इन द एशियन पैसिफिक कंट्रीज़ में है और अफगानिस्तान में जो रोल है, और जो पाकिस्तान का बिजनेस से एग्रीमेंट हो रहे हैं डिफरेंट कंट्री से। अभी आपने देखा होगा कि पिछले फ्राइडे को जिस दिन पाकिस्तान न्यूजीलैंड का टेस्ट था, एक ऐसे कंट्री से कुछ हमारी $664 मिलियन की जो है एक डील का कॉन्ट्रैक्ट जो था वो 2022 के लिए अप्रूव्ड हुआ था। जैसे ही ये न्यूज़ ब्रेक हुई, विद इन आवर जो है किसी इन्फ्लुएंशियल यूरोपियन कंट्री ने न्यूजीलैंड पे प्रेशर डाला टू कट डाउन दैट टाई विद द पाकिस्तान टू कैंसिल दैट सीरीज। अब इसमें जो आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो हालात हैं ये टेम्पररी हैं। जो न्यूजीलैंड ने सीरीज कैंसिल करी है विदाउट एनी लॉजिक ड्यू टू द इंटरनेशनल प्रेशर, उनको भी ये रियलाइज़ है कि हमने ये गलत काम करा है, उनको भी ये अंदाज़ा है कि उनको जो है ICC में जाके एक हैवी पेनल्टी पड़ सकती है जो कि इट कैन बी इन द मिलियंस एंड दे कैन एंड अप इन लाइक हाई जो है ना अमाउंट कंपनसेशन। तो ये जो न्यूजीलैंड की सीरीज है ये टेम्पररी है और विद इन फ्यू मंथ जो है दे विल कम बैक। इससे इनसाइड स्टोरी, लेकिन हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम इंटरनेशनल प्रेशर को, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझें और जो इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारी अपनी एक प्रोग्रेस है, पाकिस्तान का एक डिफरेंट एंगल में जो एक डेवलपमेंट और तरक्की है। चलिए ये तो देखते हैं कि पाकिस्तान इसको इस तरह इंटरनेशनली किस तरह प्रेशर को देखता है। लेकिन जो आपने बात की ना पेनल्टी की, ICC में ये मुकदमा कैसे, खालिद महमूद साहब हमारे साथ, फॉर्मर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मौजूद है। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का। सर ये रमीज़ राजा साहब भी बात करते हैं, हम ICC में मामला उठाएंगे। ICC में भी चेयरमैन आपको मालूम है वो खुद न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, फिर वो जो एक बिग 3 वाले एलिमेंट्स हैं वो बहरहाल वो कहीं ना कहीं नज़र भी अभी भी आ रहे होते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि ICC वाकई न्यूजीलैंड को ये बाकायदा को पनिश करेगा या बताएगा कि आप ये गलत हुआ है सीन, या फिर पाकिस्तान का मुकदमा खुद उतना ज़्यादा मजबूत इस मामले में नज़र नहीं आएगा? आपका क्या एनालिसिस है सर? ये मैं तो बार बार कह चुका हूँ और दोबारा अपनी बात को दोहरा रहा हूँ कि ICC में जाने से पहले हमें अपना मौक़िफ़ वाज़े करना होगा, दुनिया को बताना होगा कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारे यहाँ जो सिक्योरिटी का मामला है वो बहुत ठीक था, कोई खराबी नहीं थी और बगैर वजह बताए ये लोग गए हैं। हमने दुनिया को ये कायल करना है और
ये कायल करने के लिए हमें मजबूरन भी न्यूजीलैंड से सारी बातचीत करनी होगी। मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपना एक नुमाइंदा फौरी तौर पे वहाँ भेजना चाहिए, उनसे मालूम करना चाहिए भाई कौन सी ऐसी खुफिया मालूमात हैं जो आप हमें बता नहीं रहे, और अगर वो फिर भी बताने को तैयार ना हो उस पर खतो खताबत जो होनी है हो जाए, सफारती सतह पे भी कोशिश की जाए और फिर कानूनी सतह पे कोशिश की जाए कि आपने हमारे मुल्क का इतना नुकसान कर दिया है, हमारी शोहरत का, हमारे वकार का, कागजात की है हमारी रेपुटेशन, तो आप कैसे हो सकता है कि आप हमें ना शेयर करें। ये सारा करने के बाद अगर वो नहीं कुछ बता सकते, और मेरा ख्याल है कुछ नहीं पता नहीं उनके पास क्या ऐसी खास बात है, तो फिर पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो आईसीसी के सामने बेहतर अंदाज में पेश हो सकता है। फिर भी जरूरी नहीं है कि आईसीसी आपकी जायज़ बात को मान लेगी। जैसे आप अपनी बातचीत में बता रहे थे कि वहाँ बिग 3 का फार्मूला चलता है, मुल्क मिलके फैसले करते हैं, फिर जो आईसीसी के मौजूदा सरबराह हैं वो भी न्यूजीलैंड से हैं, तो वहाँ से ज्यादा उम्मीद या तवक्को नहीं रखनी चाहिए। लेकिन बहरहाल हमने अपना मुकदमा भी पेश करना है, हमने अपने लिए मौक़िफ़ पे खड़े भी होना है, डटे भी रहना है, ये सब कुछ हमने करना है। लेकिन पहले आप न्यूजीलैंड जो कि बुराई की जड़ है, जहाँ पे से खराबी हुई है, उस खराबी का पूरी तरह तफसीलात लेके जाएं वहाँ के। बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये पाकिस्तान के वकार का मामला है, इन चीज़ों को उस तरह से नहीं छोड़ा जा सकता। सलमान भट्ट साहब, एक चीज़ हमें बड़ी ज़बरदस्त नज़र आई है, क्योंकि आपके तो कलीग्स वो सारे रहे हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल कमेंटेटर्स की बात कर रहे हैं, वो बड़ा एक मुस्बत रवैया रहा। जो PSL खेल चुके हैं, जो मुख्तलिफ टीम्स के लोग हैं, उनके आपने ट्विटर पर ट्वीट्स वगैरह वो देखी हैं, तो ये भी एक बड़ा हौसला अफजा पाकिस्तान के माहौल के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए रहा। सलमान भट्ट साहब, देखिए पाकिस्तान में जितने भी प्लेयर्स आ चुके हैं डेफिनेटली उनकी तरफ से एक बड़ा अच्छा रवैया देखने को मिला, क्योंकि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस एज अ होस्ट कंट्री, हमारी PCB की, गवर्नमेंट की, एजेंसीज की, सिक्योरिटी वाले जितने भी इदारे हैं, सब ने बेहतरीन तरीके से काम किया, तभी ये सब कुछ पॉसिबल हुआ कि अच्छे तरीके से क्रिकेट हो, लोग आए, एंटरटेन हो, अच्छी क्रिकेट खेलें, घूमे फिरें। ये तो कोविड से पहले तक तो प्लेयर्स बाहर भी जा रहे थे, वो रेस्टोरेंट्स में भी जा रहे थे, और हर तरह की उनको जो है वेरी हैप्पी। तो अब जो कोविड की वजह से एक आइसोलेशन का प्रोसेस है वो तो सारी दुनिया में है, लेकिन ये जो पाकिस्तान को भी हमेशा सिंगल आउट किया जाता है ना, पाकिस्तान को चाहिए कि दुनिया को ये बताए कि न्यूजीलैंड में शूटिंग हुई, उसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तानी मरे, मस्जिद के अंदर मासूम लोग मरे, पाकिस्तान गया न्यूजीलैंड में। इंग्लैंड के अंदर लंदन बॉम्बिंग हुई, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का वनडे लॉर्ड्स में हो रहा था, वो बंद नहीं हुआ। इंग्लैंड ने वापस इंडिया जाके सीरीज खेली जब इंडिया में अटैक्स हुए, तो पाकिस्तान इज नो डिफरेंट टू दैट, और पाकिस्तान को अपना मौका फर्म करना चाहिए। इधर वी प्ले इन पाकिस्तान, वी डोंट प्ले। ये अब न्यूट्रल अगर जाएंगे तो हम अपना मुकदमा कमजोर करेंगे, और मेरा ख्याल है कि वसीम खान साहब की कल की स्टेटमेंट बहुत अच्छी है, इधर यू प्ले एट होम, जो हमारी होम सीरीज है, इधर यू डोंट प्ले, यही इसको लेके जाना है, लेकिन इसको स्ट्रॉन्ग इस पर डटना है। आईसीसी क्या करती है क्या नहीं करती, आई डोंट नो। क्लियरेंस से जब बाहर हुआ तो आईसीसी की जो चैंपियनशिप है उससे ये मैच निकल गए थे, ये बायलैटरल हो गए हुए थे, तो मुझे नहीं पता कि इसमें अब आईसीसी की जो स्टैंडिंग है वो क्या है, कितना वो डिटरमिन कर सकते हैं, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट लेवल पे भी पूछा गया। लेकिन आज उनके जो न्यूजीलैंड के वो चेयरमैन क्रिकेट के, उन्होंने ये कहा कि जी ना हम पब्लिकली बताएंगे ना हम प्राइवेटली बताएंगे, तो इससे क्या जाहिर होता है, अगर पॉसिबल थ्रेट हो कैसे नहीं बताएंगे वहां पे जहाँ की सिक्योरिटी ने उसको कंट्रोल करना है। ये तो एक बहुत मतलब बड़ी अजीब सी बात ये लग रही है कि जब आप जो है वो आपसी उनके वो बात ना होता। अच्छा, मैं खालिद साहब आप इंग्लैंड का आप टूर हैं नेक्स्ट में, तो आप क्या समझते हैं कि सारे अमल के बाद इंग्लैंड बोर्ड एक बड़ा बोर्ड है, उसके लिए फैसला करना आसान है कि पाकिस्तान आया जाए ना आया जाए, और पाकिस्तान बोर्ड को अब इंग्लैंड के साथ किस तरह से बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान के हालात भी बेहतर हैं, चीज़ें भी बेहतर हैं, तो वहाँ की टीम आए? लेकिन नेक नीयत भी हो तो सब कुछ करना मुमकिन है, अगर नीयत खराब हो तो फिर कुछ भी नहीं होगा। ये श्वेत क्रांति में जो है उनका एक ही रविश है, एक ही सोच होगी, एक के पीछे दूसरे जाएंगे, पहले इंग्लैंड लैतोलाल से काम लेगा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया करेगा। इसलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूँ कि आप न्यूजीलैंड को इस मामले में घेरें और उनसे चाचू बुलवाएं। अगर आप कामयाब हो गए तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा।
सही तो भी है कि अगर न्यूजीलैंड वाला मामला हल हो जाए तो फिर बाकियों के लिए भी जवाज़ उस तरह से मामला नहीं रहते। लेकिन अफसोस ये है कि न्यूजीलैंड ख़ुद भी ये चीज़ें बताने के लिए तैयार नहीं हो रहा कि ये मामला क्या हैं। उनके ऑफिशियल्स खुद ये चीज़ नहीं बता रहे कि कौन सा थ्रेट और कौन सी वजूहात हैं जिसकी बिना पर ये होगा, तो फिर कैसे वो हल हो सकता है। अच्छा, इंग्लैंड के हवाले से ही अमजद साहब कि इंग्लैंड में इस वक्त क्या माहौल है कि वाकई ये हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान इंतज़ार पिछले 3 दिन से ये कर रहा है कि इंग्लैंड आपको फैसला करेगा पाकिस्तान आने ना आने का। वहाँ पर यूके में आप मौजूद हैं, वहाँ क्या माहौल है? देखिए, मैं आपको यकीन से बताता हूं कि इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान ज़रूर आएगी। अच्छा। इसमें काफ़ी जो है बैकडोर जो है डिप्लोमेसी चल रही है, इन्फ्लुएंस इस्तेमाल हो रहा है। सिर्फ जो है ना पॉसिबिलिटी ये है कि थोड़ा एक कुछ अरसे के लिए डिले हो सकता है। और मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि न्यूजीलैंड की टीम भी जो है 2 माह के बाद दोबारा पाकिस्तान आएगी। ये सिर्फ एक टेम्परेरी फेस है जो कि पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस की वजह से जो न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने अंडर प्रेशर आके ये फैसला लिया है, उन्हें खुद रिग्रेट है। मैं आपको वेरी क्लियरली बताता हूँ, न्यूजीलैंड की जो टीम है, उनकी गवर्नमेंट है, वो खुद इस बात को रिग्रेट करते हैं और वो इतने शर्मिंदा हैं कि ओपनली इस बात को डिस्कस नहीं करना चाहिए। हमें भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कुछ इंटरनेशनल प्रेशर है जो कि थोड़ा किसी वजह से भी हो सकता है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो ज़रूर आएगी थोड़ा पाकिस्तान को तंग करने के लिए या थोड़ा इनके साथ निगोशिएट करने के लिए। दे मे बी डिले फॉर मे बी 1 month or 2 months, बट दे विल डेफिनेटली कम। एंड आई टेल यू टू बी वेरी ऑनेस्ट कि न्यूजीलैंड की टीम जो 2-2.5 महीने में दोबारा पाकिस्तान ये तो आप बड़ी बात कर रहे हैं कि अगर 2 महीने के बाद वापस दोबारा से अपने इसी दौरे को कंटिन्यू करेगी जिस दौरे को वो बगैर मैच खेले छोड़कर गए हैं। बहुत शुक्रिया अमजद खान साहब आपका। सलमान भट्ट साहब आपका बहुत शुक्रिया और हमारे साथ मौजूद थे फॉर्मर चेयरमैन भी, आपको भी सर बहुत। अब हमें प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।